डियर लर्नर्स, नमस्कार श्रोतागण। मैं तरुण नेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में कार्यरत हूँ। आज हमारे साथ हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर स्पेशल एजुकेशन के 4 विद्यार्थी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। शिवांगी अग्रवाल है जो मुरादाबाद से हैं, जो एक स्पेशल मदर भी हैं और बीएड स्पेशल एजुकेशन में स्टूडेंट भी हैं। और निवेदिता पांडे जी हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ बीएड सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट भी हैं। और हमारे साथ अश्वित कवडियाल हैं जो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो विजुअल इम्पेयर्ड से बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं। और हमारे साथ हीरा सिंह धामी है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, वो बीएड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट भी है। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं शिवांगी जी से पहले शुरुआत करता हूँ कि वो एक स्पेशल मदर भी है, तो उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं डे टू डे लाइफ में, और इस बीएड के बारे में पता करना चाहूंगा कि कैसे स्पेशल बीएड के बारे में आपको पता चला। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से बीएड हो रहा है, उसके बारे में पता करना चाहूंगा। जब इस बारे में मुझे पता चला था अपनी प्रॉब्लम के बारे में, तब एक झटका लगा था। पर उसके बाद कोशिश कर करके थोड़ा नेट पे रिसर्च करा, आगे गए, काउंसलिंग कराई गई, तो उससे बहुत बेनिफिट मिला। पर ये समझ में आया कि जब तक खुद कोर्स नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा। हाँ, हमारे कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो स्पेशल पेरेंट्स हैं। हमारी भी कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्पेशल पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े। जो उससे क्या बेनिफिट होता है कि ये रहता है कि उन पेरेंट्स में अवेयरनेस भी आती है। इस कोर्स का एक मकसद ये नहीं कि सभी को रोजगार मिले, इससे ये भी है कि कोई पेरेंट्स अवेयर भी हो तो वो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है कि हमारी वजह से इस कोर्स की वजह से इतने लोग बेनिफिट हो रहे हैं। कई पेरेंट्स हमारे स्पेशल पेरेंट्स भी हैं। और बताइए आपके बच्चे के लिए अभी इस टाइम पे क्या क्या थेरेपीज कर रहे हैं? अभी इस वक्त उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी चल रही है कोर्स में। वो भी मेन स्ट्रीम स्कूल में जा रहा है, पर तो अच्छी बात। पीछे ये है कि जो चीज उनके बराबर नहीं है, स्कूल में सपोर्ट मिलके काम चल रहा है। पीछे से हम उसकी तैयारी करा रहे हैं कि उसका बेस स्ट्रांग बन पाए। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है अपनी, वो सारी जो उसकी एरियल एक्टिविटीज वो खुद कर ले रहा है। तो अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है कुछ टाइम से, तो उसको करना है। कुछ बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं, तो उन सब चीजों को कितनी एज हो गई मैम बच्चे की? 12 ईयर्स। जो चीज उसको थेरेपी में बताई जा रही है, उसको स्कूल में बताई जा रही है, वही चीज आप लोग कर रहे हैं। मतलब म्यूचुअल एक तरह से काम हो रहा है बच्चे पे, म्यूचुअल काम हो रहा है। ये नहीं कि सिर्फ वही लोग कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी तरफ से प्रयत्न है। तो इसी वजह से हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, बच्चे पे रिजल्ट भी दिख रहा होगा आपको। जी। हमारे साथ निवेदिता जी हैं जो स्पेशल बीएड के स्टूडेंट भी, और साथ साथ वो फिजियोथेरेपिस्ट भी है। तो वो इन बच्चों पे काफी लंबे समय से उनका अनुभव है इन बच्चों के साथ काम करने। तो आपने कुछ अनुभव शेयर करिए इन बच्चों के लिए, कैसे इन बच्चों के लिए आप एज अ फिजियोथेरेपी कैसे काम करते हैं, उस पर तो आपने अनुभव। सर, जैसे मैं जिस संस्था में काम कर रही हूँ वहाँ पे मुझे बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, जैसे सीपी के हैं, डाउन सिंड्रोम के हैं, या फिर ऑटिस्टिक बच्चे भी आ रहे हैं हमारे पास। तो सर उसमें सबसे पहली बात यह है कि हम ये देखते हैं कि बच्चा किसकी लेवल कहाँ पर है, वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, वो काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसकी मसल स्ट्रेंथ कितनी, मसल टोन कितनी, एडीएल्स पे कैसे चल रहा है वो। तो उसके हिसाब से फिर हम उसका माइलस्टोन्स डेवलपमेंट कैसा है, कि ग्रॉस डेवलपमेंट है, डिले तो नहीं है, हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं। इनिशियली हम कोशिश ये करते हैं, ये हमने पीडियाट्रिक्स में भी ये बोला है कि बच्चा जब जितना छोटा है 3 मंथ्स से पता चल जाता है सिम्टम। जैसे सीपी का बच्चा है, क्या ऑटिज्म का हम 3 साल में पता लग पाती है। अर्ली इंटरवेंशन इम्पोर्टेंट। जितना समझ में मुझे ये आया इस फील्ड से, जब मैं जुड़ी तो मुझे समझ में आया कि अर्ली इंटरवेंशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम राइट टाइम से हम पता लगा ले कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, तो हम बहुत अच्छा वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को अगर सीपी है तो हम अगर राइट टाइम में थेरेपी स्टार्ट कर दें तो बच्चा काफी हद तक अपने एडीएल्स या अपने जो भी चीजें वो कर सकता है, क्योंकि ब्रेन इतना ज्यादा वो नहीं है। लेकिन जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाँ वो चीज है। वैसे ऑटिज्म का भी है। अगर 3 साल में बच्चा पता चल गया कि बच्चा ऑटिस्टिक है, तो हम उतना वर्क करके, क्योंकि 6 साल तक मैक्सिमम ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है, हम जितना उसमें वर्क कर सकते हैं हम कर सकते हैं उसके एडीएल्स पे। तो हमारा मेन फोकस यही रहता है कि हम किस हिसाब से बच्चे का। पिछले कई रिसर्च में पाया गया, क्योंकि अब तो काफी लंबा अनुभव है आपको, तो ये ऐसा क्या हो रहा है कि आप देख रहे होंगे कि पिछले 5-10 सालों में केस काफी तेजी से बढ़ रहे। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे, आप तो देख रहे हैं, तो क्या कारण रहा है? ऑटिज्म के, ऑटिज्म की, मतलब ये जितनी भी डिसेबिलिटी आ रही है बेसिकली सीपी का क्या है, क्योंकि जैसे मेन चीज होता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम में जब मम्मा जब डिलीवरी हो रही है, तो उस टाइम में कैसा एनवायरनमेंट है, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। क्योंकि बेसिकली जो सीपी बर्थ हाइपोक्सिया के कारण हो रहा है, क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही उस वजह। और कितनी जल्दी बच्चे को मिले, जैसे बर्थ हाइपोक्सिया भी हुआ है तो अगर तुरंत एनआईसीयू में रख करके उसे ऑक्सीजन दे दी जाती है तो ब्रेन में उतना हैम्पर नहीं हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे इंटीरियर्स में हो रहे हैं बच्चे, या फिर अनअवेयर है पेरेंट, तो उस हिसाब से जो है इस वजह से ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। मतलब इसके ऐसा कोई
टेस्ट है जो हम पहले कर ले प्रेगनेंसी मतलब? नहीं सर, सीपी के लिए तो कोई ऐसा कुछ नहीं है टेस्ट। मतलब ऑटिज्म के लिए? ऑटिज्म में भी सर कुछ ऐसा है नहीं, बस इतना जितना समझ में आया वो ये है कि जैसे मदर स्ट्रेस में है अगर ज्यादा, या अगर थोड़ा एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे है मदर के, या मदर ने खाना वाना कैसे खाया है, और सबसे जो बड़ी बात है मदर को प्रेगनेंसी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि बेसिकली सब चीजें ब्रेन से रिलेटेड है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट कैसा हो रहा है उसी वजह से तो ऑटिज्म आ रहा है, उसी वजह से तो सीपी आ रहा है, उसी वजह से। और हाँ, डाउन सिंड्रोम है उसके लिए टेस्ट हम कर सकते हैं, जैसे डबल मार्कर है, ट्रिपल मार्कर है, या फिर हम वो लेवल 2 करा सकते हैं, तो उससे हम क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हम पता कर सकते हैं, लेकिन जो ये वाली डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटीज हैं वो हम ऐसे नहीं पता कर सकते। थोड़ा हमारी जो लाइफ स्किल्स बदल गई डेली, वो एग्जैक्टली हमने क्या किया, अपना काम आसान करने के लिए बच्चों को फोन दे दिया। अब इतना एक्सपोजर बच्चे को फोन हो रहा है, जब उसका डेवलपमेंटल फेज था उसमें तो फोन ले लिया, 1 वे कम्युनिकेशन हुआ ना, 2 वे कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं कहीं, देखी जा रही तो बच्चा तो बच्चों में ऑटिज्म का जो है मोबाइल ऑटिज्म टाइप का भी हो गया, वर्चुअल ऑटिज्म हो गया कि मतलब बच्चे उसी के वो हो गए। एग्जैक्टली सर, ये प्रॉब्लम। हमारे साथ अश्वित कवटियाल है जो पर्सन विद डिसेबल्ड है, तो अश्वित से मैं बात करूंगा जो विजुअल इम्पेयर्ड है वो खुद ही, तो क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या बैरियर है आपके लिए सोसाइटी में, उस पर हम थोड़ा आपसे बात करना चाहेंगे। अश्वित, आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े, वहाँ के और दिल्ली के और उत्तराखंड में आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या होना चाहिए विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन के लिए? जैसे वहाँ बहुत सुविधाएं देखी आपने, जो वहाँ फुटपाथ होते हैं उसमें टेक्टाइल टाइल्स रहती हैं, जो आप ट्रैफिक लाइट होती है जो बीप बजती है उसमें ट्रैफिक लाइट क्रॉस कर सकते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग में आपने देखा होगा बहुत आसानी से होता है, और वहाँ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का काफी वो है विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन के लिए। यहाँ आपको क्या लगता है क्या कमियां हैं उन चीजों में, क्या यहाँ काम होना चाहिए उत्तराखंड में? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में ग्रेजुएशन किया है बीए ऑनर्स हिस्ट्री में, और करंटली बीएड स्पेशल एजुकेशन सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट होने के साथ ही साथ एमए भी कर रहा हूँ हिस्ट्री से फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अब बात रही अगर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के द्वारा फेस किए जाने वाले चैलेंजेस की, तो उसमें दिक्कत क्या है कि जैसे यहाँ हमारे रिमोट एरियाज जो हैं उत्तराखंड के, फॉर एग्जाम्पल हल्द्वानी में हम नहीं कह सकते कि मिलती है बिल्कुल सुविधाएं, लेकिन रिमोट एरियाज में और बुरा हाल है। वहां पे ये भी नहीं जानता कोई आदमी की बेसिक सी एजुकेशन क्या है, या फिर ब्रेल क्या है, या इसको कहाँ भेजें इवन, और मतलब नसीब को कोसते हैं वो लोग जब कोई ऐसा डिसेबल पर्सन पैदा हो जाए, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन पैदा हो जाए। देहरादून में मैं नहीं मानता कि वो हमारे लिए एक क्रांतिकारी रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे उत्तराखंड के बहुत से बच्चे उससे लाभान्वित हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जानकारी के अभाव में, अवेयरनेस नहीं है इस चीज की। अवेयरनेस नहीं है, और अगर किसी में आ भी गई तो हो सकता है उसके बड़े बुजुर्ग उसे भेजना ना चाहें। हजारों दिक्कतें होती है। लेकिन अगर बात रही दिल्ली की, तो उत्तराखंड के जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं वो 12th के बाद सीधे सोचते हैं कि दिल्ली निकल पड़ो, और दिल्ली के जो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल खासकर DU JNU, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की तो बात नहीं कर सकता क्योंकि उतना पता नहीं है, तो इन 2 यूनिवर्सिटीज में आप बहुत बड़ी तादाद देख सकते हैं उत्तराखंड से विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स की, ना कि उत्तराखंड से बल्कि सारे ही स्टेट से। अब जैसे देखिए आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि जैसे पहले ऑडियो बुक्स पर जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स थे वो निर्भर रहा करते हैं, अभी भी हैं, लेकिन अब उसकी जगह धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन यानी कि EPUB फॉर्मेट ने ले ली है। लेकिन इसका मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं कि अगर हम EPUB फॉर्मेट में बुक्स बना रहे हैं तो भैया एक बना दी एप्लीकेशन से क्रिएट करके, वो बिल्कुल मायने नहीं रखता है। वो हमारे लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, क्योंकि गाइडलाइंस एक्सेसिबिलिटी की एप्लीकेबल हैं सभी फॉर्मेट्स में। तो इतना अंतर आया है कि जैसे ऑडियो बुक्स में क्या था कि रिकॉर्डिंग चलाओ, तुरंत रिकॉर्ड कीजिए, जो हाथों हाथ हम सुन भी सकते थे, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या कि वो बहुत सारी स्टोरेज घेरता है किसी भी डिवाइस की। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें EPUB की, अगर माना उसमें 1100 पेजेस हैं किसी EPUB में, तो वो समझिए आप, अगर आपने हार्ड कॉपी से EPUB कन्वर्ट की स्कैन करके, या फिर आपने PDF से EPUB में कन्वर्ट किया है, तो वो 1100 पेजेस या तो 12 हो जाएंगे या फिर आपके 600 हो जाएंगे, लेकिन कंटेंट बिल्कुल सेम रहेगा और कम स्पेस घेरेगा। लेकिन अगर हम केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए EPUB बुक बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेसिबल फॉर्मेट में करना चाहें, जैसे टैग्स डालकर, हेडिंग, सब हेडिंग, टाइटल, उसके लिए लगभग 5-6 महीनों का वक्त भी लग जाता है, जिसके कारण बहुत दिक्कत होती है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। जैसे हमने देखा ना कि आप बहुत टेक्नोलॉजी असिस्ट हैं, क्योंकि आपने कई चीजें टेक्नोलॉजी सीखी। जैसे आप, मैं देखता हूँ कई बार आप कई सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो टेक्स्ट होता है उसको आपको ऑडियो की फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं, या फिर आप जो टाइप करते हैं, तो वो सब आपने सॉफ्टवेयर सीखे। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर शायद आप यूज करते हैं, तो ये सब सॉफ्टवेयर आपने वहीं शायद DU से ही सीखे? नो सर, बात दरअसल क्या थी कि मैंने 2011 से पहले मैंने 3rd क्लास तक जो था अपने घर पे ही पढ़ाई की थी। अच्छा। मैं साइटेड लोगों के साथ भी पढ़ चुका हूँ, इसलिए मुझे प्रिंट का भी अच्छा खासा ज्ञान है। अच्छा। तो मैं 2011 में जो हल्द्वानी में है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, उधर गया। वहां जाकर के मैंने पहले ब्रेल सीखी 6 मंथ्स के अंदर। अच्छा।
उसके बाद फिर कंप्यूटर का ज्ञान लिया, लेकिन शुरुआत जॉस से की। लेकिन अच्छा, जॉस के साथ मैं उतना ओरिएंटेड हूं नहीं। दरअसल एक और सॉफ्टवेयर आता है जिसके लिए शायद हमारी यूनिवर्सिटी के कोर्स में उस सॉफ्टवेयर का नाम ही नहीं है, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। एनवीडीए के साथ मैं बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हूँ। अच्छा। और जॉस और एनवीडीए की खामी केवल इतनी है कि जॉस जो है यूरोपियन लैंग्वेजेस को ज्यादा एक्सेस करता है, लेकिन एनवीडीए इंक्लूडिंग उर्दू, अरबिक, पंजाबी, सारी लैंग्वेजेस को, लगभग 105 लैंग्वेजेस को एक्सेस कर लेता है। अच्छा। तो उसके साथ मैं ओरिएंटेड हूँ। और जब बात आती है कि कंप्यूटर पर टाइपिंग करने की या कुछ कंप्यूटर पर फंक्शंस परफॉर्म करने की, तो सबसे पहले हमें कीबोर्ड ओरिएंटेशन अच्छे से आना चाहिए। और हमें ये सिखाया जाता है हर किसी साइटेड पर्सन की तरह कि भैया तुम्हें कीबोर्ड में नहीं देखना है, तुम्हें बस अंदाजे से काम करना है। तो वो करके हम आगे चलते हैं। और कीबोर्ड ओरिएंटेशन तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ है ही नहीं। तो बस ये चीजें, और बाकी मनी। तो आपको ये जो बीएड स्पेशल डिपार्टमेंट में जो ये कोर्स यहाँ से चल रहा है उत्तराखंड में, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? जब मैं 2011 में नैब गया था, तो वहां पे एक हमारे 2 टीचर्स ने हमें पढ़ाया। अच्छा। मिसिस आरती अग्रवाल एंड मिसिस दीपा पांडे। तो दोनों ने शायद स्पेशल बीएड किया हुआ था। तो जो दीपा पांडे मैम थी, उन्होंने NIEVPD से किया था, जो कि उस समय NIVS था। लेकिन उनके मुंह से मैंने बस इतना सुना था कि भाई स्पेशल एजुकेशन का कोर्स होता है, बाकी कुछ पता नहीं था। अच्छा। और इतना भी नहीं पता था कि भाई स्पेसिफाइड होता है या फिर अलग अलग तरीके से। लेकिन जब मैंने रिसेंटली जब एडमिशन लेने का इरादा किया था, तो मैंने जब पढ़ा चीजों को UOU की वेबसाइट से, तो उसमें पता लगा भी कैटेगरी वाइज हम करेंगे और क्या क्या होगा किस सेमेस्टर में, ये पता लगा। तो फिर मैंने ये भी सोचा कि स्पेशल एजुकेशन में करियर इसलिए बन सकता है, ना सिर्फ इसलिए कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिले या अवेयरनेस भी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंक्लूजन को बढ़ावा मिले, कि सबके सब साथ चलें, नॉर्मल और स्पेशली एबल्ड पर्सन्स भी। लेकिन अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी बहुत अब करना बाकी है, और दिल्ली और मुंबई की अपेक्षा। देखिए हल्के हल्के अवेयरनेस आएगी। जब ये कोर्स चला था तो उस टाइम पे इतने अवेयर नहीं थे, लोगों को पता ही नहीं था इस कोर्स के बारे में। अब हल्के हल्के जब हर साल इतने बच्चे निकल रहे हैं, 400 बच्चे हर साल निकल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के हर कोनों से आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में ये अवेयरनेस करने का काम करेंगे। जैसे आपको कहीं से पता चला, किसी को कहीं से पता चला, तो जब ये बच्चे जाएंगे कि क्या कोर्स करा, तो उन्होंने कहा बीएड स्पेशल करा है, तो कहीं ना कहीं वो जागरूक करने का काम करेंगे। जैसे हमारे साथ हीरा सिंह धामी जी हैं, ये बागेश्वर से हैं। तो ये बागेश्वर जब जाते होंगे तो लोग पूछते होंगे आप किस चीज के वर्कशॉप के लिए गए, तो लोग पता चलता होगा ना। कई लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा आज तक, तो आपकी वैसी ये चीज ही पता चली होगी। चलिए हम हीरा सिंह धामी जी से ही पूछते हैं कि आप बताइए कुछ आपके जो, आप शायद कांडा ब्लॉक से हैं, तो आप वहाँ बताइए कि जैसे आप खुद ही पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आप कैसा बैरियर आपको रहता है, कि कुछ प्रॉब्लम रहती है समाज में, उसके बारे में थोड़ा आप चर्चा करेंगे। मैं जनपद बागेश्वर के कांडा तहसील से बिलोंग करता हूँ, और मैं लास्ट ईयर तक यदि जो शैक्षिक सत्र है तब तक मैं टीचिंग करता था, अध्यापन करता था KVS में। और अभी सत्र से मैंने थोड़ा सा अवकाश ले रखा है। और सर ने कुछ प्रश्न पूछा कि आपको क्या अक्षमताएं रहती हैं इसमें, या क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसको मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत रूप से देखूं तो मैं थोड़ा हटके हूँ। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को डिसेबल नहीं मानता हूँ, और न कभी किसी को मैंने एहसास होने दिया कि मैं डिसेबल हूँ। और कई लोग कहते भी हैं कि आप प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन प्रेरणा स्रोत की तरह न देखा जाए। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि यार, कई कहते हैं चिंतक या इधर जो भी हैं कि यार देखो गॉड ने क्या कर दिया, कैसा कर दिया। तो उसमें मुझे लगता है कि यार ऐसा नहीं है। शायद मेरी अभी भी इतनी एनर्जी है कि शायद मेरी एनर्जी को या मेरी लिमिट को जो है उसको रोक दिया गया है। अभी भी जब इतनी एनर्जी इतना कुछ कर रहे हैं तो शायद पता नहीं फिर क्या ही कर लेते हैं। आप देखिए पैरा ओलंपिक में भी लोग कैसे ऐसे कहाँ पहुंच जा रहे, तो उसमें देखिए ना इतना कर रहे हैं तो तब पता नहीं क्या कर लेते। तो शायद मुझे लगता है कि गॉड ने कहीं ना कहीं जो मेरी लिमिट थी उसको थोड़ा सा रोक दिया गया है, ऐसा मुझे लगता है। इससे मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं कि हम फिजिकली यानी शारीरिक रूप से हम दिव्यांग हैं, तो हम बहुत बड़े दिव्यांग नहीं हैं जितना कि हम यदि मानसिक रूप से दिव्यांग है। मानसिक रूप से यदि एक सशक्त व्यक्ति भी अगर वो मानसिक रूप से उसने अगर मन बना लिया कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकता वो चीज। ठीक है, मैं इसी में आपको एक एग्जांपल दूं। यदि आप इसको अन्योक्त नहीं मानेंगे तो मैं 2 व्हीलर भी चला लेता हूँ और मैं 4 व्हीलर भी यूज कर लेता हूँ। मैं लगभग 2012-13 से लगभग ऐसे अपना पढ़ाई, अध्ययन और अध्यापन दोनों कार्य में हूँ। तो मैं अकेले रहता हूँ, अकेला अपना खाना पीना, बर्तन धोना वगैरह वगैरह जो है मैं A to Z सारे कार्य में करता हूँ। और जैसे घर में जाता हूँ, कोई भी शादी विवाह जो भी फंक्शन होते हैं, हर कार्य में समान सहभागिता रहती है। अब यहाँ पे दूसरा, जैसे मैंने अभी कहा कि हम
कि शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, उससे भी खतरनाक दिव्यांग हो मानसिक रूप से होता है। एक सशक्त व्यक्ति यदि उसने अगर अपने मन में बना लिया कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, तो वो बड़ा दिव्यांग है, मैं ये मानता हूँ। हम समाज में देखते हैं कि एक तो समाज में जो है, समाज में इतनी अभी जागरूकता नहीं है। वो एक जो कोई दिव्यांग कोई व्यक्ति, अब दिव्यांग तो ऐसी है नहीं कि कई लोग तो वायवर्ता होते हैं, लेकिन कई लोग जो है उसके बाद, जैसे मैं खुद ही क्या मैं वायवर्ता नहीं हूँ, उसके बाद कोई छोटी सी घटना मेरे साथ ये हो गया था, तो उसके बाद क्या है लोग बाद फिर हताश हो जाते हैं, लोग जीना छोड़ देते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैं राइट हैंड यूज करता था लिखने के लिए, उसके बाद मैंने लेफ्ट हैंड यूज किया लिखने के लिए, फिर मैंने वो सीखा। मैं लगभग 1 आधा कहता है हर चीज मैंने दोबारा सीखी। अब वहाँ पे दोनों चीजें हैं कि या तो आप क्या कहते हैं सीखो, उनसे जूझो और उनसे लड़ो, और या तो वहीं पर अपने आप को सेटिस्फाई कर दो और आप वहाँ पे बैठ जाओ। ये चीजें हैं। 2 शब्द होते हैं, एक होता है सिंपैथी, एक इम्पैथी। मैं कहता हूँ मैं सहानुभूति नहीं, मैं समानुभूति का अपेक्षा, सहानुभूति नहीं, एम्पैथी। मैं सहानुभूति नहीं, मैं समानुभूति की अपेक्षा रखता हूँ हर किसी से भी। हम और जो दिव्यांग लोग हैं जो मतलब वो हो गए कि निराश हो गए कि हम ऐसे, तो उनसे हमारा यही है कि निराश नहीं होना, आपने डट कर सामना करना उस चीज का। जैसे आप बता रहे हैं कि आप राइट हैंड थे, आपने लेफ्ट हैंड से सीखा, तो ऐसा नहीं है, आपने रुकना नहीं है, मतलब कुछ प्रयास तो करते रहना है। कई लोग होते हैं कि उन्होंने कहा कि ऐसा हो गया तो प्रयासरत तो रहना है उन लोगों ने, बिल्कुल यही हमारा उनसे वो है। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग ऐसे हैं। चलिए ठीक है, आप लोग समाज में अवेयरनेस का काम करें, ये हमारी कामना है। आज का हमारा बस इतना ही था। थैंक यू आप सभी का, आपसे सुझाव होगा। धन्यवाद।